यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। जैसा कि हम लोग फिजिक्स स्टार्ट किए थे तो फिजिक्स में हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कशन किया। आज आइए देखते हैं कि पार्ट 2 में हम लोग डिस्कशन करते हैं जो बेटा दर्पण होता है, मतलब दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। आपको पता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का डिस्कशन हम पार्ट 1 में कर चुके थे। आइए हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं, या महत्वपूर्ण बिंदुओं या आप महत्वपूर्ण परिभाषाओं को कह सकते हैं कि उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले क्या होता है बेटा, दर्पण का द्वारा क्या होता है। तो ये आपको पता है, ऐसा गोली दर्पण, ऐसा गोली दर्पण आपको पता है। ऐसा गोली दर्पण जिसका बाहरी पृष्ठ कैसा, परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो, तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं, मतलब अंदर की ओर धसा हो तो ऐसे पृष्ठ को, ऐसे दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं बेटा, अवतल दर्पण कहते हैं। आपको पता इसका जो परावर्तक तल है वो पॉलिश या कलाई कौन से तल पे है, धसे हुए तल पे पॉलिश या क्या है, कलाई है बेटा। इसे कौन सा दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। कौन सा दर्पण बोलते हैं बेटा, उत्तल दर्पण बोलते हैं। चलिए अब समझते हैं दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो दर्पण का परावर्तक तल जो होता है, दर्पण के परावर्तक तल को ही क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल Mn को क्या कहते हैं बेटा, द्वारक कहते हैं। किसको कहते हैं, Mn को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो दर्पण के परावर्तक तल बेटा, दर्पण के द्वारक, दर्पण का द्वारक क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ को दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। वो अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो, दर्पण के परावर्तक तल को Mn को क्या कहते हैं बेटा, दर्पण का द्वारक कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन दर्पण वक्ता केंद्र क्या होता है। तो बेटा कहीं ना कहीं जो दर्पण होता है ये कहीं ना कहीं किसी गोली का गोले का क्या होता है, कटा हुआ भाग होता है। तो जिस गोले का ये कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं बेटा, वक्ता केंद्र कहते हैं। वो अवतल दर्पण हो चाहे बेटा क्या हो, दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो। तो इसका जो केंद्र होगा बेटा, उसके केंद्र को क्या कहेंगे, दर्पण का वक्ता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। तो बेटा गोली दर्पण के परावर्तक तल को तो दर्पण का द्वारक कहते हैं। और गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। वो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे तो बेटा क्या हो, अवतल दर्पण, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे तो अवतल दर्पण। अब बेटा हम लोग समझते हैं दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो दर्पण का जो ये परावर्तक तल होता है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं बेटा, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, चलिए गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं बेटा, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब बेटा फोर्थ नंबर क्या है, वक्ता त्रिज्या क्या होती है। तो गोली दर्पण का जो ध्रुव होता है और गोली दर्पण का ध्रुव तथा उसके वक्ता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। तो गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण का ध्रुव तथा वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बेटा, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। इसका ये सेंटर है, इसे वक्ता केंद्र बोलते हैं और इसे वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या को स्मॉल आर से, सॉरी वक्ता त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, कैपिटल आर से। तो हमने क्या बताया, गोली दर्पण, गोली दर्पण के परावर्तक तल को दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और गोली दर्पण के ध्रुव और तथा वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बेटा, हम लोग वक्ता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। अब बेटा मुख्य कक्ष क्या होता है, तो मुख्य कक्ष ध्यान से समझते हैं हम लोग। गोली दर्पण का जो ये ध्रुव होता है, गोली दर्पण का ध्रुव तथा वक्ता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। सॉरी, दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य कक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो दर्पण क्या का मुख्य कक्ष क्या होता है, तो हमने बताया दर्पण का मुख्य कक्ष क्या होता है, तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं बेटा, दर्पण का मुख्य कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दर्पण का मुख्य कक्ष कहते हैं। मुख्य कक्ष आपको बेटा समझ में आ गया। अब अवतल दर्पण क्या होता है, तो अवतल दर्पण समझ लेते हैं। तो बेटा अवतल दर्पण क्या होता है, मुख्य कक्ष, अवतल दर्पण का फोकस समझ लेते हैं। तो ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो देखिए बेटा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी किरण आ रही है तो परावर्तित होकर जिस बिंदु से होकर जाती है
उस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं बेटा, फोकस कहते हैं। जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दर्पण का फोकस कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं बेटा, फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा आपको इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या बताया, गोली दर्पण। गोली दर्पण में जब कोई किरण इंसिडेंट होती है, आपतित किरण अगर वो फोकस से होकर, जिस बिंदु से होकर जाती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम समझ रहे हैं। अवतल दर्पण की क्या समझ रहे हैं, फोकस बिंदु समझ रहे हैं। फोकस या फोकस बिंदु आप कह सकते हैं। तो हमने बताया अवतल दर्पण पर आपतित होने वाली जो किरण होती है वो जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तव में होकर, जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिलती है, तो उस बिंदु को कौन सा फोकस कहते हैं, वास्तविक फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वास्तविक फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वास्तविक फोकस। अब क्या कहते हैं, वास्तविक फोकस। तो बेटा जब इसमें कोई किरण आपतित हुई या आपतित किरण हुई, तो अगर ये आपतित हुई तो कहीं ना कहीं ये तो अब ये परावर्तित भी होगी, तो होगी कि ना होगी बेटा। तो ये आपतित हुई और ये क्या हुई, परावर्तित हुई। ये आपतित हुई और ये क्या हो गई बेटा, परावर्तित हो गई। ये आपतित हुई और ये क्या हो गई, परावर्तित। लेकिन जब इनको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, किसकी ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो एक हमें बिंदु प्राप्त होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बेटा ये आभासी फोकस है, वास्तव में मिल नहीं रहा, वास्तव में ये मिल नहीं रहा, तो इसे क्या कहते हैं, आभासी फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आभासी फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी फोकस कहते हैं। तो हमने क्या बताया, हमने सबसे पहले बताया दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं बेटा, सॉरी, दर्पण के परावर्तक तल को ही क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। और दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं बेटा, ध्रुव कहते हैं। अब बेटा वक्ता केंद्र आपको समझना है। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को ये क्या कहते हैं, दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वक्ता केंद्र कहते हैं। तो वक्ता त्रिज्या क्या होती है, तो दर्पण का ध्रुव तथा वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा के बीच की जो दूरी होती है उसे वक्ता केंद्र, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। इसे बेटा कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो दर्पण का ध्रुव तथा वक्ता केंद्र को मिलाने वाला जो एक्सेस होता है, ये जो अक्ष होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। अवतल दर्पण का क्या फोकस होता है, तो जब कोई प्रकाश की किरण इस दर्पण पर आपतित होती है, आपतित होने के बाद जिस बिंदु से ये परावर्तित होती है, परावर्तित होने के बाद जहां पर ये वो वास्तव में मिलती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। लेकिन बेटा अवतल दर्पण में किरण आपतित हुई तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो गई, क्या हो गई, परावर्तित हो गई। क्या हो गई, अब परावर्तित। तो ये वास्तव में तो नहीं मिलती, लेकिन जब हम पीछे और बढ़ाते हैं तो जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग कह देते हैं आभासी फोकस। क्या कह देते हैं बेटा, आभासी फोकस। अब बेटा समझते हैं हम लोग उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी आपको समझ में आ गई। अब फोकस दूरी समझते हैं। क्या समझते हैं बेटा, फोकस दूरी। तो दर्पण का ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से। तो दर्पण कोई भी हो तो दर्पण का बेटा क्या, फोकस, चलिए आप यहाँ पे मिला लीजिए, वो तो वक्ता केंद्र था, ये फोकस कैपिटल है, ये मान लीजिए वक्ता केंद्र। तो क्या बताया, दर्पण का फोकस बिंदु तो दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, स्मॉल एफ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्मॉल एफ कहते हैं। ये कैपिटल आर है, वक्ता त्रिज्या। तो बेटा फोकस दूरी भी आपको समझ में आ गई। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल mn को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, सॉरी दर्पण का द्वारक कहते हैं। बेटा वक्ता केंद्र क्या होता है, तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वो गोली दर्पण कोई सा भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं बेटा, वक्ता केंद्र कहते हैं। और दर्पण का ध्रुव क्या होता है, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, पी से प्रदर्शित करते हैं। फिर वक्ता त्रिज्या समझते हैं। तो गोली दर्पण का ध्रुव तथा वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बेटा, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। और बेटा मुख्य अक्ष क्या होता है, तो गोली दर्पण कोई सा भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है। तो दर्पण का ध्रुव तथा वक्ता केंद्र के बीच को मिलाने वाले जो एक्सेस होता है, अक्ष होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अवतल दर्पण का क्या
फोकस क्या होता है बेटा, तो अवतल दर्पण का फोकस होता है जब कोई प्रकाश की किरण इस दर्पण पर आपतित होती है तो वास्तव में जिस बिंदु पर ये मिलती है तो उस बिंदु को वास्तविक फोकस कहते हैं, या अवतल दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे आभासी फोकस, या बेटा इसको हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। अब बेटा फोकस दूरी क्या होती है, तो दर्पण का ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। वो उत्तल दर्पण की भी फोकस दूरी हो सकती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो सकती है। आइए अब इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिखते हैं बेटा। चलिए बेटा, अब हम लोग एक डेफिनेशन को सिस्टमैटिक ढंग से हमने लिख दिया। देखिए बेटा, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो गोली दर्पण के परावर्तक तल mn के केंद्र को ही क्या कहते हैं, दर्पण का क्या कहते हैं बेटा, ध्रुव कहते हैं। वक्र त्रिज्या क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके वक्ता त्रिज्या की बात कर रहे हैं, वक्ता त्रिज्या नहीं बेटा। ये देखिए पहला पॉइंट ये द्वारक समझते सबसे पहले क्या क्या समझते हैं, द्वारक। तो परावर्तक पृष्ठ mn द्वारक कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ क्या कहलाता है, mn द्वारक कहलाता है। द्वारक क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ mn को क्या कहते हैं बेटा, द्वारक कहते हैं। वक्ता केंद्र क्या होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अब 3 नंबर ये दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या कहलाता है, तो गोली दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र को क्या कहते हैं, गोली दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र को क्या कहते हैं बेटा, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो वक्ता त्रिज्या क्या होती है, तो गोली दर्पण के परावर्तक तल गोली दर्पण का जो ध्रुव होता है उसके दर्पण के केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बेटा, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कैपिटल आर से। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, गोली दर्पण के वक्ता केंद्र तथा ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं बेटा, हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। द्वारक क्या कहते हैं, द्वारक तो आप समझ चुके हैं। अब बेटा ये 5 तक हो गया। 6 नंबर यहाँ पे देखते हैं, अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको दूसरे नाम से हम लोग वास्तविक फोकस के नाम से जानते हैं, या तो अवतल दर्पण का फोकस। क्या बेटा, अवतल दर्पण का फोकस बिंदु बोलो या वास्तविक फोकस बिंदु बोलो, क्योंकि यहाँ पे जो किरणें वास्तव में मिलती है, यहाँ पे किरणें क्या होती है, वास्तव में मिलती है। अब बेटा अवतल दर्पण का फोकस समझ में आ गया, इसे F से कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है बेटा, प्रतीत होती है, उसके मध्य बिंदु को क्या, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस। ये बेटा वास्तव में नहीं मिलती इसे, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, आभासी फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आभासी फोकस। अब आपको पता है फोकस दूरी क्या होती है, तो फोकस बिंदु तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे सब पॉइंट्स बेटा। दर्पण के स्पेसिफिक पॉइंट है क्या, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का वक्ता त्रिज्या, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए बेटा, अब हम लोग समझते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो प्रतिबिंब निर्माण से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण किरणें समझते हैं। अगर आपको किरण समझ में आ गई तो बेटा कहीं ना कहीं आपको जब प्रतिबिंब निर्माण के लिए आएगा तो प्रतिबिंब निर्माण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग किरणें समझते हैं। तो देखते हैं बेटा, अगर कोई किरण को अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, अगर कोई किरण को हम इसके समांतर भेजते हैं, ये बेटा मुख्य अक्ष है। क्या बेटा, दर्पण का ये ध्रुव होता है, ध्रुवी है। दर्पण का ध्रुव तथा वक्ता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली। चलिए बेटा, अब हम लोग समझते हैं कि अगर किसी भी किरण को अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराते हैं तो देखते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण कहाँ से होकर जाती है, तो इसको समझते हैं। तो बेटा कहीं ना कहीं अगर आपको पता ही, अगर एक प्लेन मिरर है, क्या बेटा, प्लेन मिरर है, तो अगर प्लेन मिरर है तो कहीं ना कहीं प्रकाश की ये क्या बेटा, परावर्तक पृष्ठ है। क्या बेटा, परावर्तक पृष्ठ है। अगर इससे किरण कोई आपतित हुई तो आपतित होने के बाद क्या होगा, ये परावर्तित हो गई। क्या हो गई बेटा, परावर्तित हो गई। अगर ये कोई किरण आपतित हो रही है, ये क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको पता है अभिलंब बनाने की क्या होगी बेटा, आवश्यकता होगी। ये क्या बेटा, अभिलंब है, अभिलंब है। और ये क्या बेटा,
इसे बोलते हैं आपतित किरण, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपतित किरण, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं बेटा, परावर्तित किरण। और ये बेटा अपना अभिलंब है। अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य बनने वाला जो कोण होता है ये आपतन कोण होता है, और बेटा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, परावर्तन कोण कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये पृथककारी पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये प्लेन है, तो प्लेन है तो बेटा इससे प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। तो प्रकाश का परावर्तन जब होगा तो आपको कहीं ना कहीं अभिलंब की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो दर्पण होता है, ये दर्पण कौन सा दर्पण का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण ये कहीं ना कहीं एक गोली पृष्ठ का कटा हुआ क्या होता है बेटा, भाग होता है। तो अगर गोली पृष्ठ में आपको कहीं पर भी अगर अभिलंब की आवश्यकता होती है तो देखो बेटा ध्यान समझ लेते हैं, ये मान लेते हैं कोई वृत्त है, ये गोला है, तो अगर इसके केंद्र को परिधि के किसी भी बिंदु पर मिलाते हैं, तो परिधि के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली जो रेखा होगी कितने अंश पर होगी बेटा, 90 डिग्री पे होगी। कितने अंश पर होगी बेटा, 90 डिग्री पे होगी। कितने डिग्री पे होगी बेटा, 90 डिग्री पे। तो गोले के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा हमेशा कितनी होती है बेटा, लंबवत होती है। तो कहीं ना कहीं पता है ये आपको वक्ता केंद्र है, ये गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को तो दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। तो अगर वक्ता केंद्र को बेटा से टच करते हुए अगर यहाँ पे एक लाइन खींची जाए, ये क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, नॉर्मल कहलाएगी। तो ये क्या अपने पास अभिलंब हो गया। क्या हो गया बेटा, अभिलंब हो गया। क्या हो गया, अभिलंब। तो कहीं ना कहीं बेटा अगर ये किरण आपतित हुई है तो कहीं ना कहीं ये क्या होगी बेटा, परावर्तित भी होगी। अगर आपतित हुई तो कहीं ना कहीं ये क्या होगी बेटा, परावर्तित होगी। तो ये बेटा कौन सी किरण है, आपतित किरण। और ये अभिलंब है। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाला जो कोण होता है, ये कौन सा कोण होता है बेटा, आपतन कोण होता है। कौन सा कोण होता है, आपतन कोण होता है। तो ये परावर्तित हो गई बेटा, तो परावर्तित हो गई तो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला जो कोण होता है वो कौन सा होता है, एंगल आर होता है। अब बेटा आप लोग परावर्तन का नियम पढ़ चुके, तो परावर्तन में क्या होता है, एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के क्या होता है, बराबर होता है। तो बेटा इस समय भी जब कोई किरण, प्रकाश की किरण इस पर आपतित हुई, तो आपतित होने के बाद बेटा जब ये परावर्तित होते इनके मध्य जो बनने वाला कोण है, अब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में कैसे बेटा, बराबर है। इस बिंदु को हम लोग जानते हैं कि इस बिंदु को हम नाम देते हैं बेटा आपतन बिंदु। क्या नाम देते हैं, आपतन बिंदु। जहां पर कोई रे इंसिडेंट हो रहा है उस बिंदु को क्या नाम दिया जाता है, आपतन बिंदु। क्या नाम दिया जाता है बेटा, आपतन बिंदु। ये क्या बेटा, आपतन बिंदु है, ये अभिलंब है, और ये अभिलंब है तो कहीं ना कहीं आपको पता है ये एंगल आई है, ये क्या है, एंगल आर। अगर कोई प्रकाश की किरण एक और हम समांतर भेज देते हैं बेटा, देखकर देखते हैं, एक प्रकाश की किरण ये भेजती है हमें समांतर, तो कहीं ना कहीं आपको पता है अगर समांतर कोई किरण भेज रहे हैं तो सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं अगर कोई किरण अगर दर्पण पर आपतित करा रहे हैं, अवतल दर्पण पर आपतित करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नॉर्मल की आवश्यकता पड़ेगी, अभिलंब की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको बता तो दिया हमने, अगर बेटा केंद्र से किसी भी रेखा को अगर उसके परिधि से मिला देते हैं तो कितने डिग्री पर होती है, 90 डिग्री पर होती है बेटा। तो अगर इसको भी हम इससे मिला दें तो ये कितने डिग्री पर होगी, 90 डिग्री पर होगी। तो बेटा इसे नाम क्या देंगे हम लोग, आपतन बिंदु नाम देंगे। क्या नाम दे देंगे, आपतन बिंदु नाम दे देंगे। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे बेटा, आपतन बिंदु। इसे क्या नाम देंगे, आपतन बिंदु। ठीक है बेटा, इसे नाम दिया जा रहा है आपतन बिंदु। ये क्या बेटा, अभिलंब है। ये क्या बेटा, अभिलंब है। तो अभिलंब क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, अभिलंब जो होता है ये क्या होता है बेटा, 90 अंश पर होता है। किसी दर्पण के अगर किसी गोले के केंद्र को अगर उसकी परिधि से अगर हमने मिला दिया तो कितने पर रेखा होती है, 90 डिग्री पे रेखा होती है। तो बेटा अब ये कहीं ना कहीं तो परावर्तित होगी। तो पता है परावर्तित इस जगह पे होगी। तो ये बेटा कौन सा कोण है, ये आपतन कोण है। ये कौन सा कोण है, ये आपतन कोण है। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अब बेटा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को कौन सा कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इस कहानी का, इस कविता का पूरा सार ये हुआ कि अगर कोई किरण मुख कक्ष के कैसे आ रही बेटा, समांतर आ गई। अगर कोई किरण मुख कक्ष के कैसे आ रही, समांतर आ रही, तो बेटा परावर्तन के पश्चात मुख कक्ष कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो पहली किरण आपको समझ में आ गई तो उम्मीद करते हैं हमने क्या बताया, मुख कक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, मुख अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है बेटा, फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो आइए हम इसको लिख भी देते हैं।
बेटा आप क्या सीखे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती, फोकस से होकर जाती है। तो एक किरण आपको समझ में आ गई कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो अगर बेटा कोई प्रकाश की किरण अगर फोकस से होकर आती है, अगर कोई प्रकाश की किरण कहां से होकर आती है बेटा, फोकस से होकर आती है। अगर कोई प्रकाश की किरण कहां से होकर आती है बेटा, फोकस से होकर आती है। तो ये अगर ये फोकस से होकर आती है तो कहीं ना कहीं आपको पता है जब फोकस से होकर आएगी तो ये परावर्तन के पश्चात पता कहां से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती है बेटा, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी बेटा, समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फोकस से होकर जाने वाली, फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती है बेटा, समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। कोई दिक्कत बेटा? तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो आइए तीसरी किरण समझते हैं। तो हम लोग समझते हैं, अब आपको बेटा कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि ये प्लेन मिरर है, इसमें नॉर्मल की आवश्यकता होती है। अब ये मान लो कि ये जो बेटा कहीं ना कहीं जो परावर्तित किरण है, ये जो आपतित हुई, तो ये आपतित किरण का जो आपतित किरण कितने पे इंसिडेंट करा दीजिए, 90 डिग्री पे करा दिया। तो बेटा इस समय एंगल आई कितना होगा, 0 होगा। इस समय एंगल आई कितना होगा, आपतित किरण कितने पर ये इंसिडेंट हो गई, 90 पर। तो आपको कहीं ना कहीं पता कि हमने बताया कि अगर किसी गोली दर्पण का क्या बनाना, 90 अभिलंब बनाना हो, गोले का अभिलंब बनाना हो, तो उसके केंद्र से अब उसकी परिधि को अगर हम मिला देते तो रेखा कितने पर बन जाती है, 90 डिग्री पे होती, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब अगर मान लो कोई क्या है बेटा, अगर कोई प्रकाश की किरण इससे ही होकर जाए, किससे, वक्ता केंद्र से ही होकर जाए, तो वक्ता केंद्र से होकर जाएगी तो इस समय क्या होगा बेटा, एंगल आई 0 होगा, तो एंगल आर भी क्या होगा, 0, क्योंकि आपको पता है एंगल आई बराबर में क्या होता है, एंगल आर होता है। तो एंगल आई अगर 0 हो गया तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस समय अगर कोई प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से होकर जाती है, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से है, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात ये बेटा पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः ये उसी माध्यम में लौट जाती है। कहाँ लौट जाती है बेटा, पुनः ये उसी माध्यम में लौट जाती है। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं हम, अगर कोई प्रकाश की किरण, अगर कोई प्रकाश की किरण सी से होकर जाती है, सी से होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात वो वापस लौट जाती है, वापस उसी रास्ते से लौट जाती है। तो आप लोगों ने 3 किरणों का अध्ययन कर लिया। अगर कोई प्रकाश की किरण सी से आती है तो वापस उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण सी से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो वापस उसी रास्ते से क्या होती है बेटा, लौट जाती है। तो आप लोगों ने 3 किरणें समझ ली। क्या क्या समझे, पहली किरण क्या समझे, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या आती है बेटा, समांतर आती है। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात वो कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है बेटा, फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण आपने क्या पढ़ा, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो ये परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी। अगर बेटा पहले समांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, अगर फोकस से होकर आएगी तो क्या हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की कैसी हो जाएगी बेटा, समांतर हो जाएगी। तीसरी किरण, अगर किसी भी किरण को हमने क्या करा दिया, उसके 90 डिग्री पे इंसिडेंट करा दिया, यानी कहने का मतलब सी से आपतित करा दिया। तो अगर कोई प्रकाश की किरण सी से आपतित होती है तो ये परावर्तन के पश्चात बेटा वापस उसी रास्ते से क्या होती है, लौट जाती है। तो बेटा हम लोग 3 किरणों का अध्ययन कर चुके। अब हम लोग क्या समझेंगे, आवर्तन दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण समझेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों किरणें समझ में आ गई होंगी। आप लोग इसके सॉल्व करेंगे।